एपेक्स कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने गुणोत्तर श्रेणी के विषय में बताया, उसकी परिभाषा दी और एक एग्जाम्पल्स हुआ था। आज हम गुणोत्तर श्रेणी के दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसे देखिएगा, गुणोत्तर श्रेणी 1 धन 2 धन 4 धन 8 डॉट धन डॉट 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 के 10 पदों का योगफल बताएं। SSC 2010 का एक प्रश्न है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, यहाँ पर आपका पहला पद 1 है। सार अनुपात R निकालने के लिए दूसरे पद में पहले पद से भाग देंगे तो 2 होगा, और पदों का जो ज्ञात करना है योगफल कितने पदों का है, n बराबर 10। तो योगफल का सूत्र मैंने आपको बताया था कि a ब्रैकेट में r के पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। तो पहला पद 1 है, 1 गुणे 2 सार अनुपात है, कितने पदों का निकालना, 10, उसके बाद माइनस 1। तो अब देखिएगा 1 गुणे, अब 2 का 10 बार यदि आप गुणा करके निकालते हैं तो 1024 माइनस 1 बटे 1। उसके बाद 1024 है, 1024 में से 1 घटेगा तो 1023 होगा, 1 से 1 आपका कट जाएगा तो बचेगा 1023। यह आपका हल होगा। दूसरा एग्जाम्पल आपका ये है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 54 और सातवां पद 1458 है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सार अंतर बताएं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, प्रथम पद मान लीजिए आपका ए है, सार अनुपात मान लीजिए आपका आर है। अब चौथा पद देखिएगा, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, ए आर माइनस 1 कामा ए आर पे माइनस 2, इस प्रकार से आपका चलता है। तो चौथा पद आपका ए आर के घात पे आपका 4 माइनस 1 होगा, तो ए आर के घाते 3, भाई 4 में से घटेगा तो बचेगा 3। ए आर के जो घात 3 बराबर यहाँ पर आपका 54, पहला समीकरण हो गया। सातवां इसी प्रकार से हो जाएगा, ए आर के घाते 7 माइनस 1, तो ए आर पे आपका 6 होगा बराबर 1458, मतलब 1458। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से आप भाग दे दीजिए, तो ए आर पे 6 बटे ए आर पे 3, तो ए से 1 कट गया और 1458 में 54 से भाग देंगे 27 आएगा। तो r के घाते n बराबर 27, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 3 के घाते 3 हो जाएगा, तो r इधर से 3 दोनों कट जाएंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, r बराबर सार अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसा कि हम पहले वाले समीकरण में इसकी वैल्यू रखते हैं, तो r के घाते कितना है, 3, ए आर के घाते 3 बराबर 54, तो a बराबर हो जाएगा 54 बटे 27 बराबर 2। तो यह प्रथम पद आपका 2 होगा और ये सार अनुपात आपका 3 होगा। इसको यहाँ पर सार अंतर भी कहा जा सकता है। आप लोगों का CBI 2007 से लिया गया है। इसके प्रश्न इस प्रकार से, 1/3 धन 1/3 का स्क्वायर धन 1/3 का क्यूब धन 1/3 के घाते 4 का मान बतावें। तो आपने देखा होगा कि इसके आगे डॉट डॉट नहीं है, जैसे अंतिम पद नहीं दिया हुआ, टोटल यहाँ पे है आपका। श्रेणी आपका देखने से पता चल जा रहा है कि भाई समांतर श्रेणी तो है नहीं, क्योंकि जोड़ा नहीं गया है, इसमें गुणा किया गया है, इसलिए गुणोत्तर श्रेणी है। ए पहला पद 1/3 है, कुल पद हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 4, n का मान 4 हो गया। अब सार अनुपात निकालने के लिए हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि दूसरे पद से पहले पद में दूसरे पद को एक पहले पद से भाग दिया जाएगा, तो 1/3 का स्क्वायर बटे 1/3। तो अब आपका देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, बचपन से आप लोग करते आए होंगे, 3 को ऊपर भेज दिया जाएगा, 1 को इसके ऊपर भेज दिया जाएगा, तो 1 3 ऊपर 2 3 नीचे, तो एक ऊपर रहेगा 3 नीचे रहेगा, 1/3 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुल पदों का योग का सूत्र मैंने बताया, SN ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर के घाते n बटे 1 माइनस आर। तो पहला पद 1/3 है, उसके बाद है 1 माइनस 1/3 के पावर 4, तो 1 माइनस 1/3 के पावर 4
बटे आपका 1 माइनस 4:1/3। अब देखिएगा 1/3 है, 1 माइनस 3 पे भाते 4 का मान कितना हो जाएगा, 3 को 4 बार गुणा करिएगा 81 आएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक ऋण है, 3 1 3, 2/3 ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद 81 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 80, 1/3 कर दिया गया, गुणे 80/81। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था कि 3 को ऊपर कर दिया जाए, 2 को नीचे कर दिया जाए, तो यह इस प्रकार से गुणे हो जाएगा, गुणे 3/2। 3 से 3 कट गया, 2 से 80 कट गया, तो यह 2 से 80 कट गया तो 40 आया। तो आपका आंसर होगा 40/81, यही आपका आंसर है। देखिएगा यह क्वेश्चन हल करने में समझाने के लिए आप लोगों को इतना बड़ा हो रहा है, लेकिन यदि आप मेंटली इसको करेंगे तो आधे से अधिक समय कम लगेंगे, बहुत कम लगेंगे। बस इसकी आप अभ्यास करिए। लोगों को हम गुणोत्तर माध्य बताते हैं। गुणोत्तर माध्य की परिभाषा यह होती है, जब कोई 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो तो बीच वाली राशि को शेष 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य कहते हैं। जैसे ए बी सी मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी में है, तो अब हम क्या करते हैं, सार अनुपात निकालने के लिए बी में ए से भाग दे देते हैं, सी में बी से भाग दे देते हैं। यदि हम इसका तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ली में ए सी। मतलब यदि हमको ए बी सी में बी निकालना हो तो हम कर सकते हैं बी बराबर कर्ली में ए सी, पहली और तीसरी राशि को कर्ली में करके गुणा करने के बाद जो हमारा हल आएगा वही इन दोनों के बीच में आएगा। जैसे इसको आगे समझने के लिए, या बी को ए और सी का गुणोत्तर माध्य कहते हैं। इसको समझने के लिए देखिएगा हमारे पास एक एग्जाम्पल है। जैसा कि राशियां 4 और 16 के मध्य का गुणोत्तर माध्य बताएं, तो 4 और 16 के बीच में क्या पड़ेगा, ये चीज देखने के लिए तो हमने कहा अभिष्ट गुणोत्तर माध्य बराबर बीच का है, मतलब बी, तो यहाँ पर गुणोत्तर माध्य बराबर हो गया कर्ली में 4 गुणे 16, तो 16 चौका 64 बराबर 8, 4 8 16, मतलब 4 और 16 में हमारा गुणोत्तर माध्य क्या है, 8 होगा, जो 4 और 16 के बीच में है। जैसा कि मान लीजिए आप कुछ पल के लिए ये हमारा 4 है, उसके बाद हमारा सी, ए मान लीजिए 4 है, सी 16 है, तो बी को यदि हमको ज्ञात करना है तो हम हमेशा यह सूत्र लगाएंगे, बी बराबर कर्ली में ए सी, तो इससे हमारा क्या होता है, बीच वाला अंक प्राप्त हो जाएगा। यदि एग्जाम में कभी इन्होंने बी पूछा तो इसी सूत्र के अनुसार आप रखेंगे तो बी भी निकल जाएगा, सी भी निकल जाएगा और ए भी निकल जाएगा। देखिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे 4a और 1/4a का गुणोत्तर माध्य बताएं, तो हमने पिछले वाले प्रश्न में आप लोगों को इसके सूत्र को बताया था। गुणोत्तर माध्य बराबर कर्ली में 4a गुणे 1/4a बराबर कर्ली में 4a से 4a कट जाएगा, कर्ली में a बराबर 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा आपने देखा है कि यदि 2 संख्याओं के बीच गुणोत्तर माध्य पूछता है तो b बराबर कर्ली में ac, बस इतना ही याद रखिएगा आप लोग। अब देखिएगा हमने आपको समांतर माध्य बताया, एसएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब उन बच्चों के लिए दिक्कत होगी जो एक के विषय में जानते होंगे, इसलिए हमें दोनों के विषय में पढ़ना चाहिए। 2 संख्याओं के बीच का समांतर माध्य 20 है तथा गुणोत्तर माध्य 16 है, तो वे संख्याएं बताइए। तो देखिएगा यहाँ पर हमने समांतर माध्य भी पढ़ाया आप लोगों को, तो उसमें हमने आपको बताया था। यहाँ पर देखिएगा हमको संख्या नहीं पता है तो हमने माना 2 संख्याएं a और b हैं। अब देखिएगा समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, a + b/2, तो हमने यहाँ पर किया a + b/2, क्या दिया हुआ 20, तो अब देखिएगा a + b बराबर क्या हो जाएगा 40। हम इसको यहाँ पर एक इक्वेशन मान लेते हैं, समीकरण 1 हो गया। अब अभी हमने आपको ऊपर ही बताया है कि गुणोत्तर माध्य बराबर कर्ली में ab, कर्ली में ab होता है। कर्ली में ab का इन्होंने वैल्यू आपको 16 दे रखा है, तो यदि हम इस कर्ली को हटा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 का वर्ग हो जाएगा, तो ab बराबर कितना हो गया 256।
तो ये समीकरण 2 है। जब हम आपको आगे बीजगणित बताएंगे या आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला आपका ए भी होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab 4ab। इसको हम आगे चल के अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन यहाँ पर बस जानिएगा a माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिएगा आपको a प्लस बी यहाँ मिला हुआ है, तो a प्लस बी 40 का वर्ग माइनस ए बी आपको यहाँ मिला हुआ है 4 गुणे 256 a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर आपका होता है 1600 और उसके बाद 4 गुणे 256 करेंगे तो आ जाएगा आपका 1024। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 576 हो गया। यदि यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर खाली है तो यदि हम वर्ग को यहाँ से हटाएंगे तो ये आपकी संख्या करड़ी में आ जाएगी। तो a माइनस बी बराबर करड़ी में 576 और a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 24, चाहे आप प्लस लीजिए अपने अनुसार माइनस 24, दोनों आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यह आपका समीकरण 3 मिला। अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 3 को यदि हम हल करेंगे तो a प्लस बी बराबर 40 जो आपको यहीं पे मिला हुआ है, समांतर माध्य जब बताया गया था, और a माइनस बी 24 आपको यहाँ से मिल गया। तो अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 3 को जब आप हल करेंगे तो इनको आप क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस को काट देंगे, यह जुट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा जोड़ने पे 64, तो a बराबर 64/2, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 32 जो हमने पहले माना है। अब a का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे या b दूसरे में रखेंगे तो आपका b का मान 8 आ जाएगा। तो संख्याएं हमको पता चल गई कि वे संख्याएं हमारी 32 और 8 हैं, चाहे आप 8 या 32 कहें या 32 और 8 कहें, प्रश्न में आपको आंसर मतलब यही मिलेगा। तो आपने देखा कि हमने समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य से भी मिलजुल करके प्रश्न आते हैं, उनको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं।